हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम भूगोल विषय के दूसरे वीडियो पर बात करेंगे। है ना। हम सबसे पहले बात करते हैं भूगोल के बारे में, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में ग्लोब के बारे में बात की थी। तो भूगोल क्या है? भूगोल पृथ्वी का वर्णन करना है। मतलब भूगोल, भू दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भू प्लस गोल। है ना। भू का अर्थ होता है भूमि और गोल का अर्थ होता है गोलाकार। गोलाकार पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। जैसे कि भूगोल, है ना। हम भूगोल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो भू होता है भू प्लस गोल। भू का अर्थ होता है भूमि और गो का अर्थ होता है गोल। तो क्या होता है? गोलाकार पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है। तो इसमें क्या है कि भूगोल, अच्छा हम तो यह समझते हैं कि भूगोल को प्राथमिक तौर पर किस के माध्यम से जाना जाता है? यूनानियों के द्वारा। है ना। प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? यूनानियों को जाता है। हम थोड़ी सी इतिहास में बात करें तो ठीक है। तो इसमें यूनानी थे हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस, अर्थात जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। है ना। तो जस पीरियोडस, जिसको किसने दिया लिखा था? हिकेटियस ने लिखा था। है ना। तो इस पुस्तक में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया गया था। फिर अध्ययन के लिए स्वतंत्र रूप में इसका अध्ययन 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। है ना। मतलब कह सकते हैं कि 19वीं सदी में इसको स्वतंत्र रूप में अध्ययन करने की मान्यता प्राप्त हुई। फिर 20वीं सदी में आते हैं। 20वीं सदी में क्या हुआ कि इस विषय को मानव और पर्यावरण के मध्य, है ना, मानव और पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। समझ रहे हो ना कि मानव और पर्यावरण के बीच क्या संबंध होता है, वो कैसे कोऑर्डिनेट करता है। तो इस संबंध में अध्ययन करने के लिए इसको मान्यता कब मिली? 20वीं सदी में मिली। ठीक है। इस समय क्या हुआ कि दो विचारधाराएं वही, है ना भाई। इस समय क्या, दो विचार वाले लोग आए, इसे कह सकते हैं। इसे हम कह सकते हैं संभववाद और निश्चयवाद। संभववाद और निश्चयवाद। अब संभववाद क्या है? अब संभववाद में इसके अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। कौन? संभववाद में क्या है कि मनुष्य या मानव, है ना, मनुष्य या मानव पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपने इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। मतलब प्रकृति ने मनुष्य को जो जो चीजें दी हैं, प्रकृति ने, जिसे कहते हैं प्रकृति का वरदान, प्रकृति ने वरदान के रूप में जो जो मनुष्य को दी है, वह अपनी उपयोग के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, नीड के अनुसार वह उसे उपयोग कर सकता है। ठीक है। अब ये विचारधारा किसने दी? तो ये विचारधारा भूगोलवेत्ता ने दी थी। इनका नाम था वाइडल डी ला ब्लास। ठीक है। संभववाद के कौन थे? वाइडल डी ला ब्लास, है ना। वाइडल डी ला ब्लास। ठीक है। वाइडल डी ला ब्लास। ठीक है।
तो बैटल डी लवलास इसके का समर्थन किया था। ठीक है, और एक और थी इसी में फैब्रे, है ना। बैटल डी लवलास और फैब्रे इन दोनों ने क्या संभववाद का समर्थन किया था, है ना, अपने विचार दिए थे। फिर आता है निश्चयवाद। निश्चयवाद, अब निश्चयवाद क्या है? निश्चयवाद में क्या कहा गया कि इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। इसके अनुसार, निश्चयवाद के अनुसार, है ना। निश्चयवाद के अनुसार क्या है कि मानव के जो सारे कार्य हैं, है ना, मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। अतः मनुष्य वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। ये किसकी थी? संभववाद की। लेकिन इसमें क्या, मनुष्य को स्वेच्छा पूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम होती है ना। संभववाद में क्या था? संभववाद में क्या था कि मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार चीजों का उपयोग कर सकता था प्रकृति प्रदत्त द्वारा। लेकिन निश्चयवाद में क्या है कि प्रकृति प्रदत्त जो संभावनाएं हैं उनका उपयोग स्वतंत्रता पूर्वक कम कर सकता था, है ना, मतलब उसको स्वतंत्रता नहीं है ना। तो इस विचारधारा के समर्थक कौन थे? रिटर और रेडजेल, है ना। इसके कौन थे? रिटर एंड रेडजेल। ठीक है, रिटर और रेडजेल ये कौन है? नवीन निश्चयवाद के संस्थापक भी हैं, है ना। ये कौन है? नवीन निश्चयवाद के संस्थापक भी हैं। कौन? रिटर और रेडजेल। इसके बाद हम अच्छे, ठीक है, ये सारी चीज हो गई। फिर इसके बाद दो और हैं, है ना। इसमें एक तो ये हो गए और दूसरे भूलवेत्ता भी हैं जो निश्चयवाद का समर्थन करते थे या उन्होंने अपनी विचारधारा दी थी। एलन सैम्पल और हटिंगटन, है ना। एलन सैम्पल एंड और हटिंगटन, उन्होंने भी क्या निश्चयवाद का समर्थन किया था। समझ आए ना, संभववाद और निश्चयवाद। मतलब संभववाद में मनुष्य अपने आवश्यकता के अनुसार प्रकृति प्रदत्त चीजों को उपयोग कर सकता था। लेकिन निश्चयवाद में प्रकृति प्रदत्त संभावनाओं का स्वतंत्रता पूर्वक उपयोग करना पॉसिबल कम है या कम होता है ना। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसी सारी चीज हो गई। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। ठीक है, बता देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हम इससे आगे चर्चा करते हैं कि भूगोल। ठीक है, अभी तो हमने भूगोल के बारे में आपने थोड़ा सा समझा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम परिभाषा की बात करते हैं। कुछ भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल के विषय में या भूगोल के बारे में अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, अपने अपने विचार दिए हैं, है ना। हम उस पर भी चर्चा करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम करते हैं परिभाषा। ठीक है, सबसे पहले परिभाषा किसने दी? स्ट्रेबो, है ना। स्ट्रेबो ने दी है।
स्ट्रैबो के अनुसार स्ट्रैबो ने क्या कहा कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है ना, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, है ना, इसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूस्थल खंडों, धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्रदान करना। समझ आना। स्टोबो के अनुसार क्या था कि जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, है ना, लोगों को विश्व, आकाश पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, फलों, स्थल, धरातलों आदि का वर्णन या ज्ञान प्रदान करना था। मतलब कि पर्वत, पठार, मैदान, वनस्पति, तालाब, महासागर, महाद्वीप, इन सब का अध्ययन या मनुष्य को इनके बारे में बताना, है ना, जानकारी प्रदान करना, इसका उद्देश्य भूगोल का यही है स्ट्रोबो के अनुसार। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे आए, दूसरे नंबर पे भूगोलवेत्ता आए कौन कि अपने कैलेडियस और टालमी, है ना, कैलेडियस और टालमी। कैलेडियस एंड टालमी, है ना, कैलेडियस और टालमी। इन्होंने क्या बोला, है ना, इन्होंने क्या बोला, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है ना। भूगोल पृथ्वी को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है ना, मतलब पृथ्वी को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है ना। ठीक है, ये किसने बोला, कैलेडियस एंड टालमी ने। मतलब कि पृथ्वी को मतलब स्वर्ग के समान माना है। यहाँ पे हरियाली है, नदी, पहाड़, पर्वत, समुद्र, सागर, महासागर, महाद्वीप, है ना, मतलब इतनी सुंदर है कि उसको स्वर्ग से तुलना की हुई है। ठीक है, तीसरी परिभाषा आती है कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए, है ना, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसको समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है ना। आ रहा है समझ में कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं और उसके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है ना। तो ये किसने दिया था, ये परिभाषा किसने दी थी, कार्ल रेटर ने, है ना, इसके अनुसार। ठीक है, मतलब पृथ्वी पर जितनी भी घटनाएं घटित हो रही है उसका अध्ययन भूगोल के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है चौथी परिभाषा, है ना। फोर्थ परिभाषा क्या है कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। समझ रहे हो, भूगोल में उस भाग का अध्ययन किया जाता है, भूगोल में उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो भाग मानव के रहने का स्थान है या उसके रहने लायक है, उस जगह का ही हम उपयोग करते हैं। जैसे कि भाई किसी गांव शहर का करते हैं या नदी का करते हैं जिसके आसपास लोग रहते हैं, है ना। ठीक है, तो उस चीज़ का अध्ययन करते हैं, या किसी भूमि को हम वहाँ रहने लायक बनाना हो तो हम उस चीज़ का वहाँ पे अध्ययन करते हैं। तो ये किसने कहा था, आर्थर होम्स ने।
आर्थर आर्थर होम्स ने, है ना। ठीक है, ये 4 परिभाषाएं, है ना, विशेषकर हैं। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं जनक, है ना। हम भूगोल के विषय में हम क्या करते हैं, जनक के बारे में बात करते हैं कि भूगोल कितने प्रकार के होते हैं और किस भूगोल के जनक कौन है। करेंगे, है ना, कि कब कौन आए, उन्होंने भूगोल को किस किस नाम से क्या कहा, इसके बारे में। तो हम कहते हैं भूगोल का जनक। भूगोल का जनक कौन है? भूगोल का जनक, है ना, जनक, है ना। तो सबसे पहले आते हैं भूगोल के जनक। है ना, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हेकेटियस, है ना। हेकेटियस ये क्या भूगोलविद थे, ये सब यूनान के, है ना। तो हेकेटियस। फिर इसके बाद आते हैं भूगोल के जनक हो गए, कौन है? हेकेटियस है। इसके बाद वर्तमान भूगोल के जनक कौन क्या कहे जाते हैं, है ना। वर्तमान भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट, है ना। अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट को वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है। इसके बाद आते हैं भूगोल का पिता। भूगोल का पिता, फादर ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, बताइए। कोई बात नहीं, भूगोल का पिता कहते हैं एरेटोस्थेनीज को, है ना। एरेटोस्थेनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। एरेटोस्थेनीज कौन थे? ये यूनान के भूगोलविद थे, प्रसिद्ध भूगोलविद थे, गणितज्ञ थे, कवि, है ना। इन्होंने भूगोल को एक अलग शास्त्र के रूप में प्रदर्शित किया, इसलिए इन लोग को क्या है, व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं ज्योग्राफी शब्द, है ना। ज्योग्राफी शब्द, ज्योग्राफी शब्द, हाँ सॉरी, एक चीज और की ज्योग्राफी का, एरेटोस्थेनीज ने, है ना, सर्वप्रथम ज्योग्राफी का शब्द का यूज किया था, है ना। है ना, ज्योग्राफी का शब्द का यूज किया था एरेटोस्थेनीज ने, है ना। इसीलिए इनको क्या कहा है, व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम, ठीक है, इसके बाद आते हैं ज्योग्राफी का शब्द का प्रथम प्रस्तावक कौन था। ठीक है, तो जैसा कि मैं बताइए कि ज्योग्राफी शब्द का यूज किसने किया, सर्वप्रथम एरेटोस्थेनीज ने किया। ठीक है, इसी वजह से इनको क्या कहते हैं, व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहा जाता है। ठीक है,
सर्वप्रथम प्रयोग किया था इन्होंने। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, ये सब क्लियर हुआ, हो गया क्लियर। चलो हम आगे बढ़ते हैं अब, है ना, कि इसके बाद क्या आता है चौथे नंबर पे, सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल, है ना। सांस्कृतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल क्या होता है कि इसमें मानव समाज के क्रियाकलापों, रीति रिवाजों, है ना, और उनका अध्ययन किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो भारत में या विश्व में कई जातियां हैं, है ना, समाज तो एक ही है, लेकिन उसमें क्या कई जातियां होती, काफी धर्म के लोग होते हैं, जाति के लोग होते हैं, जिनकी सबकी अलग अलग संस्कृति, रीति रिवाज होते हैं। उन सबका मतलब मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, रीति रिवाजों, संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत। अब सांस्कृतिक भूगोल, ठीक है, अब सांस्कृतिक भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? कार्ल ओ सावर्न कहा जाता है। कार्ल ओ सावर्न को सांस्कृतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है भौतिक भूगोल, है ना। भौतिक भूगोल भौतिक भूगोल क्या होता है? भौतिक भूगोल, देखो भूगोल दो प्रकार से हम समझ सकते हैं कि मानव भूगोल और भौतिक भूगोल, है ना। मानव भूगोल, अब प्राकृतिक भूगोल, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी और नेचुरल ज्योग्राफी, ठीक है। मानव भूगोल वही भौतिक भूगोल आता है ना। इसमें मानव क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसके जनक कौन है? प्राकृतिक भौतिक भूगोल के जनक कौन है? पॉलीडोनियम। पॉलीडोनियम को भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? भौतिक भूगोल, है ना। भौतिक भूगोल में मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है ना। भौतिक भूगोल और प्राकृतिक भूगोल, ठीक है। प्राकृतिक भूगोल में प्रकृति का अध्ययन होता है, मानव भूगोल में मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन होता है। भौतिक भूगोल में भौतिक मतलब जिस चीज को हम, है ना, मतलब भौतिक भूगोल मतलब जिनको या मानव द्वारा निर्मित चीजें होती हैं, ठीक है, वो भौतिक भूगोल के अंतर्गत चीजें आती हैं, ठीक है। पॉलीडोनियम। इसके बाद आता है गणितीय भूगोल। गणितीय भूगोल के संस्थापक, मतलब कि भूगोल को हम गणितीय आंकड़ों के माध्यम से भी हम जानते हैं, है ना, कि हम सर्वे करने जाते हैं, फील्ड वर्क पे जाते हैं, तो किसी चीज को हम नापना है ना, वहाँ का टेम्परेचर देखना है, किसी चीज को जो हमें आंकड़ों के रूप में जो हमको डाटा प्राप्त होता है, वो गणितीय भूगोल के अंतर्गत हम उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। गणितीय भूगोल, है ना। तो गणितीय भूगोल के संस्थापक किसे कहते हैं? थेल्स व एनेक्सीमिंडर को। थेल्स एंड एनेक्सी, है ना, थेल्स एंड एनेक्सीमिंडर को गणितीय भूगोल का जनक कहते हैं, ना। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा थेल्स का नियम, तो वही चीज है, ठीक है। इसके बाद आता है विश्व ग्लोब का निर्माता। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहते हैं? मार्टिन बेहम का, जो किस्सा की मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। मार्टिन
बेहम। ठीक है, ये कौन थे? जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, इसके बाद आता है विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है ना। विश्व मानचित्र के निर्माता किसे कहा जाता है? विश्व मानचित्र के निर्माता, है ना, एनेक्सिमेंडर। एनेक्सिमेंडर को विश्व मानचित्र का निर्माता कहा जाता है ना। इसके बाद आता है भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार, है ना। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार किसे कहा जाता है? स्ट्राबो को। स्ट्राबो को। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ठीक है, क्या होगा? भूगोल के जनक किसे कहते हैं? हेकेटियस को कहते हैं। वर्तमान भूगोल के जनक किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर वन हमबोल्ट को बोलते हैं। भूगोल का पिता किसे कहते हैं? इरेटोस्थनीज को कहते हैं, है ना। इरेटोस्थनीज को कहते हैं क्यों? क्योंकि इन्होंने ये कौन थे? यूनान के भूगोलविद थे, कवि थे, गणितज्ञ थे, है ना, और संगीतज्ञ भी थे। ठीक है, तो इन्होंने भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में वर्णित किया था, जिसको उन्होंने सर्वप्रथम ज्योग्राफी का शब्द का यूज किया था उसके अध्ययन के लिए, है ना। इसलिए इनको सर्वप्रथम यूज किया था, इसलिए इनको व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहा जाता है। फिर आते हैं सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल क्या होता है? इसमें मानव समाज की और उनकी जातियों की संस्कृति और रीति रिवाज का अध्ययन किया जाता है। फिर आता है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल क्या होता है? भौतिक भूगोल में आप पर्वत, पठार, मैदान, इन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके बाद ठीक है, और इसके बाद आप आता है गणितीय भूगोल। गणितीय भूगोल क्या होता है? इसमें आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। जब हम सर्वे करते हैं या आंकड़ों के रूप में हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं, उनका हम अध्ययन गणितीय भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इनके जनक कौन थे? थेल्स और एनेक्सिमेंडर। विश्व ग्लोब का निर्माता, है ना। ग्लोब हम लोग दिन समझा था, है ना, गोलाकार पृथ्वी का एक प्रतिरूप होता है ग्लोब, गेंद के समान। ठीक है, जिसपे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम स्थिति, विस्तार, दूरी, समय और जलवायु का हम अध्ययन करते हैं। इसको किसके निर्माता कौन थे? मार्टिन बेहम थे। ये कौन थे? जर्मनी के थे। इसके बाद विश्व मानचित्र का निर्माता कौन है? एनेक्सिमेंडर। मानचित्र, है ना, विश्व मानचित्र। मानचित्र क्या होता है कि पृथ्वी का जो प्रतिरूप है या ग्लोब है, ग्लोब को एक समतल रूप में देखना, है ना। गोल होता है पृथ्वी के समान, लेकिन मानचित्र क्या होता है? समतल होता है। इसको एक फैला के देख लेते हैं, गोल ना होकर एक समतल कागज में देखा जाता है। ठीक है, फिर विश्व मानचित्र के निर्माता एनेक्सिमेंडर, है ना। और भौगोलिक विश्व कोश का रचनाकार कौन है? स्ट्रैबो। ओके, ये आज का टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है ना। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, इस ना, जिससे कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो में और ला सकूं और मेरा मनोबल भी बढ़ता रहे, है ना। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर हम जरूर आएंगे नए टॉपिक्स के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।